नमस्कार आप सभी जुड़ने वाले अभ्यर्थियों का गार्गी क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो प्लेटफॉर्म पर भारतीय राज्य व्यवस्था की पॉलिटी सीरीज में हम भाग संख्या 5 राष्ट्रपति पद के बारे में लगातार बात कर रहे थे। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित, जिसमें हमने कार्यपालिका शक्तियों के बारे में इसमें हम लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। कल के वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनको अपने मुख्य रूप से दो भागों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। एक वो शक्तियां हमारे पास जो शांति काल की शक्तियां हैं, कहने का मतलब उनको हम जनरल या सामान्य शक्तियां बोल सकते हैं। और ये शक्तियां हमारे पास 6 प्रकार की थी, जिनके नाम हमने 1 बाय 1 करके देख लिए थे। कुछ शक्तियां ऐसी है जो इमरजेंसी की कंडीशन में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग में ली जाती है या प्रयोग में लाई जाती है, उनको हम आपातकालीन शक्तियां बोलते हैं। तो संविधान के अंदर 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। तो ये अलग से हम इसका एक पार्ट पढ़ेंगे भाग संख्या 18 के रूप में, अलग से आपातकालीन शक्तियों के रूप में, जो अनुच्छेद नंबर 352 से लेकर 360 के बीच में। अब अपने 1 बाय 1 करके यहां से कार्यकारी शक्तियां या कार्यपालिका शक्तियों से इसकी शुरुआत करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने थोड़ी सी बातें इसके संबंध में डिस्कस की थी कि कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति की कौन सी है। तो कार्यपालिका का संबंध मैंने आपको बताया था या तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद से है। तो मुख्य रूप से तो कार्यपालिका शक्तियां जो है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में ही निहित होती है। तो यहां से हमने 2 अनुच्छेदों की बात पहले भी डिस्कस की थी, आर्टिकल नंबर 53 और आर्टिकल नंबर 74 के बारे में। 53 वाला आर्टिकल फिर से अपने कह रहे थे कि राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका शक्तियों का प्रमुख होगा। कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा, सलाह अनुसार कार्य करेगा। और फिर हमने देखा था कि यह सलाह मानना जो है वो राष्ट्रपति के लिए क्या बना दिया गया है? बाध्यकारी भी बना दिया गया है, बाध्यकारी भी बना दिया गया है। ठीक है, तो ये 44वां और 42वां संविधान संशोधन भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। अब आर्टिकल 75 जो है वो प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्रिपरिषद है उसके गठन से संबंधित है, यानी कि मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होगा, उसके संबंध में राष्ट्रपति को क्या शक्तियां प्राप्त है। तो पहली शक्ति तो यही है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है, अपॉइंटमेंट जो है, वो भी किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त जो दल होता है उसका नेता होता है। वैसे बहुमत प्राप्त दल का नेता जो होता है उसको ही राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है, फिर जैसे प्रधानमंत्री अपनी एडवाइस देगा, अपनी सलाह देगा, उसके हिसाब से अपने अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करवाएगा प्रधानमंत्री ही। तो कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा यह डिसाइड करता है कौन? प्रधानमंत्री। लेकिन उसको अपॉइंटमेंट देने का काम जो है वो किसका है? राष्ट्रपति का। तो हम कल ही बात कर रहे थे कि किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाना और उस मंत्री को कौन सा विभाग मिलना है ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है, स्पेशल राइट होता है ये प्रधानमंत्री का कि वो किसको मंत्री बनाना चाह रहा है और किस मंत्री को कौन सा विभाग देना चाह रहा है। तो ये दोनों काम राष्ट्रपति के नहीं है, ये काम एक्चुअल में किसके? प्रधानमंत्री के। राष्ट्रपति का काम तो केवल नियुक्ति देना, फिर इन सभी को शपथ दिलाना। इन सभी को क्या दिलाना? शपथ दिलाने का काम ये करता है। और जब भी ये अपने त्याग पत्र देंगे, चाहे कोई मंत्री अपना त्याग पत्र दे, चाहे प्रधानमंत्री स्वयं अपना त्याग पत्र दे, तो ये त्याग पत्र भी किसको देते हैं? राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद को शपथ और मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र स्वीकार करना, ये सारे काम जो है वो किसके? राष्ट्रपति के। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल नंबर 75 का जो पार्ट 2 है वो हमें एक बात और कहता है कि मंत्री जो है वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होने का मतलब है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक मंत्री उस पद पर रहेगा। इसको हम बोलते हैं प्रसाद पर्यंत। क्या बोलते हैं? प्रसाद पर्यंत, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि राष्ट्रपति जब तक खुश है उसके पद से या उसके काम से तब तक वो पद पर रह सकता है। अदरवाइज बिना कोई कारण बताए, बिना कोई कारण बताए राष्ट्रपति उसको पद से हटा सकता है। कहने का मतलब संघ सरकार के जो मंत्री होते हैं या मंत्रिपरिषद जो होती है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रहती है।
अब इसका मतलब यह भी नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब किसी मंत्री को हटा दे। मैंने शुरू में ही बताया था कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग हमेशा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करता है। जब प्रधानमंत्री ये राष्ट्रपति को सलाह दे दे कि फला मंत्री को पद से हटाना है या इसका इस्तीफा लेना है या इससे त्याग पत्र लेना है, तो उसी समय राष्ट्रपति जो है उस मंत्री को उसके पद से क्या कर सकता है, हटा सकता है। तो कहने का मतलब कुछ हम ऐसे पद देखेंगे जिसमें हम ये शब्द देखेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इस शब्द का सब जगह एक ही अर्थ होगा, बिना कोई कारण के, बिना कोई आधार के उस व्यक्ति को उस पद से हटाया जा सकता है। उन पदों में एक पद जो होता है वो मंत्री का पद होता है, ठीक है। लेकिन ये राज्य सरकार के मंत्री को नहीं हटाएगा, ये केवल कौन से मंत्री को, संघ सरकार के जो मंत्री होंगे उन्हीं को हटाने का काम करेगा। तो 75 का आर्टिकल 2 जो है वो हमें यह कहता है कि राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से मंत्री क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे। अब आर्टिकल 75 का पार्ट 3 जो है वो इसी मंत्रिपरिषद के एक और उत्तरदायित्व की बात करता है जिसका नाम है सामूहिक उत्तरदायित्व। कौन सा, सामूहिक उत्तरदायित्व। और मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है ये, साधारण सा दिख रहा है लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। यानी कि मंत्रिपरिषद जो होती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, यह ध्यान रखना। ये केवल किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होने का मतलब यह है कि अगर कोई एक मंत्री निर्णय लेता है, मान लो कोई एक मंत्री अपना निर्णय लेता है, तो वो निर्णय संपूर्ण मंत्रिपरिषद का निर्णय माना जाता है। मान लो कृषि मंत्री कोई कानून लेके आया, कोई बिल लेके आया और वो बिल संसद के अंदर रखा, तो इसका मतलब यह है कि वो बिल कृषि मंत्री की तरफ से नहीं आ रहा है बल्कि पूरी मंत्रिपरिषद की तरफ से आ रहा है। वो जो निर्णय लिया गया है उस बिल को लाने का, वो अकेले उस कृषि मंत्री का निर्णय नहीं है बल्कि किसका है, पूरे मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से निर्णय। और अगर एक भी मंत्री का निर्णय, अगर अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाए तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। यानी कि एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं, ये कहावत है या एक स्लोगन है जो मंत्रिपरिषद के संबंध में लोकसभा के प्रति कहा जाता है। जब तक तैरेंगे यानी कि जब तक काम करेंगे तब तक साथ काम करेंगे, और जिस दिन एक भी व्यक्ति डूबा या एक भी व्यक्ति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ, उस दिन संपूर्ण मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। समझिए। तो 75 का पार्ट 3 जो है वो मंत्रिपरिषद के कौन से उत्तरदायित्व को बताता है, सामूहिक उत्तरदायित्व को बताता है। लेकिन ये सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है, लोकसभा के प्रति होता है। ये लाइन स्पेशली आप कोट करके याद रखिएगा। यहां स्टेटमेंट वाला वो क्वेश्चन देता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। वो संसद के प्रति नहीं है, राज्यसभा के प्रति नहीं है, वो केवल किसके प्रति है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और ये भी ध्यान रखना आप, ये कौन से पार्ट में है, तो 75 का पार्ट कौन सा, ये 3 है। एक दो बार पेपर में ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं जहां वो यही स्टेटमेंट देके और आंसर में ये लिख देता है 75 1 2 3 4। अब यहां मुश्किल हो जाती है अपने लिए, क्योंकि हमें ये तो पता है आर्टिकल 75 में, लेकिन आर्टिकल 75 तो चारों ही ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 75(2) जो है उसमें तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात की गई है, और 75(3) के अंदर कौन सा उत्तरदायित्व है, सामूहिक उत्तरदायित्व है। ठीक है। इसके बाद में देखो आर्टिकल नंबर 75 का पार्ट 4 क्या है, मंत्रियों को उनके पद की और देखिए गोपनीयता की, प्राइवेसी की, सीक्रेसी की। तो पद और गोपनीयता की शपथ जो है वो कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। तो ये वाली शपथ थोड़ी अलग है, ये केवल मंत्रिपरिषद के लिए लागू होती है। पद के गोपनीयता की शपथ लेना मतलब जो भी निर्णय लेगी मंत्रिपरिषद उसको डायरेक्ट पब्लिक के अंदर नहीं आउट करेंगे अपने, या जो भी निर्णय होगा उसको पहले सदन में रखने से पहले उसको प्राइवेट रखेंगे। पहले वो क्या रखी जाएगी, सदन में रखी जाएगी। कोई भी निर्णय हो, चाहे कोई भी बिल लाना हो, कुछ भी करना हो, या मंत्रिपरिषद ने कोई निर्णय लिया है, मान लो वो निर्णय उस रूम में जहां बैठ के लिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि पब्लिकली आके कोई मंत्री एक कह दे कि हमने ये निर्णय लिया है। सदन में रखा जाएगा या फिर मंत्रिपरिषद की तरफ से कहा जाएगा कि मंत्रिपरिषद के बैठक में यह निर्णय लिया गया। ठीक है। और मंत्री अपना त्याग पत्र जो है वो भी किसको प्रेषित करते हैं, राष्ट्रपति को ही देते हैं।
ठीक है। अब ये सारी बातें अपने को सिर्फ और सिर्फ मंत्री परिषद के संबंध में याद रखनी है। मैंने कल भी आपको बताया था कि लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य के तौर पर अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसका आंसर कुछ और होगा। सदस्यों को शपथ दिलाना, सदस्यों का त्याग पत्र लेना, सदस्यों की कोई किसी अन्य प्रारूप के अंदर नियुक्ति करना, ये सारी जो चीजें हैं ये इनसे अलग है। आर्टिकल 75 जो है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के गठन और संरचना से संबंधित है। ठीक है, ये बात स्पेशली अपने को क्वेश्चन करते समय ध्यान रखनी है। अब देखिए और कौन सी ऐसी नियुक्तियां होती है जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होगी। फिर हमने बात की थी कि हाँ, कार्यपालिका में ही एक और संवैधानिक पद शामिल रहता है जिसका नाम क्या है, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से, एजीआई बोलते हैं इसको। अपने सरकार का महत्वपूर्ण संवैधानिक विधि सलाहकार के रूप में काम करता है, कानूनी सलाह देने का काम करता है सरकार को। तो ये पद जो है ये महान्यायवादी का पद कहलाता है। राष्ट्रपति आर्टिकल 76 के अंतर्गत इस पद के ऊपर महान्यायवादी की क्या करता है, नियुक्ति करता है। इसके बारे में अपने डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे जब हम पार्लियामेंट संसद पढ़ेंगे उस समय। आर्टिकल नंबर 77 ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो आप, ये दो चीजों के बारे में बात करता है। पहली बात तो ये है कि संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं जो अपने पढ़ रहे हैं या पढ़ के आए हैं ऊपर, उन सभी का प्रयोग हमेशा राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। जो भी काम किया जाएगा ना प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा, वो सारे काम प्रधानमंत्री या सरकार के नहीं माने जाएंगे। वो काम किसके माने जाएंगे, राष्ट्रपति के माने जाएंगे। यानी कि कार्यपालिका शक्तियों का प्रमुख हमने कहा था किसको बनाया गया संविधान में, राष्ट्रपति को बनाया गया है। इसलिए जितनी भी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा वो समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसके नाम से प्रयोग में ली जाएगी, राष्ट्रपति के नाम से प्रयोग में ली जाएगी। ये ध्यान रखना। भैया आर्टिकल नंबर कौन सा है, 77 है। जबकि हमने आर्टिकल 53 जो पढ़ा है वो ये कहता है कि संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से होगा, ये बात आर्टिकल नंबर किसमें, 77 में। ये सिंपल सी लैंग्वेज आती है और वहां आर्टिकल 53, 74, 77 ऐसे लिख देता है ऑप्शन। दूसरी बात आप देखिए, कार्यपालिका के जो कार्य हैं इनका सही तरीके से संचालन हो सके, इसके लिए राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है कि वो नियम विनियम बना सकता है। कहने का मतलब यह हुआ कि मंत्रियों को जो कार्य आवंटित किया जाता है, मंत्रियों को क्या आवंटित किया जाता है, कार्य आवंटित किया जाता है, उस कार्य आवंटन के संबंध में नियम बना सकता है। अभी तक तो हमने पढ़ा था कि मंत्रिपरिषद जो है वो राष्ट्रपति को क्या देती है, सलाह देती। और मंत्रियों को विभाग जो दिए जाते हैं वो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। वो किसका विशेषाधिकार है, प्रधानमंत्री का। तो विभागों का बंटवारा करना ये तो प्रधानमंत्री का कार्य है, लेकिन विभागों से संबंधित कार्य आवंटन के नियम बनाना, ये नियम बनाने का जो अधिकार है ये किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। जैसे सपोज दैट, ये एक उदाहरण अपने देखें, हमारे आर्टिकल 77 के अंतर्गत वर्तमान में जो मंत्रिपरिषद हमारी काम करती है उसमें 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। सबसे उच्च स्तर के मंत्री होते हैं, फिर उससे निम्न, फिर उससे निम्न, फिर सबसे निम्न स्तर के मंत्री होते हैं। तो ये कार्य आवंटन के क्या बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं कि कैबिनेट मंत्री सबसे ऊपरी स्तर का मंत्री होगा, राज्य मंत्री जिसको स्वतंत्र प्रभार दिया गया है वो कैबिनेट मंत्री के बराबर ही होगा, उनसे निचले स्तर के जो मंत्री होंगे उनको राज्य मंत्री बोलेंगे, और सबसे निचले स्तर के मंत्री होंगे वो कौन से होंगे, उपमंत्री होंगे। तो ये जो मंत्री परिषद का विभाजन किया गया है, कितने प्रकार के मंत्री होंगे, ये विभाजन किस आधार पर किया हमने, मंत्रियों को मिलने वाले कार्य आवंटन के आधार पर किया है। और ये कार्य आवंटन संबंधी नियम बनाने की पावर किसकी है, राष्ट्रपति की है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है, 77 के अंतर्गत है। तो 2 बातें आप इसमें याद रखोगे। पहली बात तो यही कि शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, और दूसरा विभागों से संबंधित मंत्रियों के कार्य आवंटन से संबंधित राष्ट्रपति क्या बना सकता है, नियम बना सकता है। तो नियम बनाने की जो पावर है वो किसकी है, राष्ट्रपति की है। अब देखिए आप, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रियों के कार्यों का क्या कर देता है, आवंटन कर देता है। ठीक है, यानी कि कार्य आवंटन करना और विभागों का आवंटन करना ये 2 अलग अलग चीजें हैं। विभाग आवंटित करवाता है प्रधानमंत्री अपने विशेषाधिकार से, जबकि कार्य आवंटित करना या कार्य आवंटन से संबंधित नियम बनाना
ये जो काम है ये किसका है? राष्ट्रपति का। तो इन दोनों में अक्सर कंफ्यूजन रहता है और प्रश्न पूछ लेता है वो कि मंत्रियों को उनके विभागों से संबंधित कार्य आवंटन कौन करता है? तो करता राष्ट्रपति ही है, लेकिन वो बात अलग है कि सलाह जो है वो किसकी रहती है? प्रधानमंत्री की रहती है, क्योंकि राष्ट्रपति अपने समस्त कार्य जो है वो किसकी सलाह से करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 77 की, यहां से जरूर कोई ना कोई प्रश्न बनता ही है अक्सर। चलिए एक आर्टिकल पढ़ते हैं हमने 78। याद करो हमने कार्यपालिका की जब शुरुआत की थी तो मैंने कहा था कार्यपालिका का उल्लेख कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है? 52 से 78 के बीच में। 52 से 78 के बीच में। इससे आगे जब शुरू हो जाएगा तो संसद का भाग शुरू हो जाएगा 79 से 123 तक। ठीक है, तो अब हम ये मान लो कार्यपालिका शक्तियों का लास्ट अनुच्छेद पढ़ रहे हैं 78। ये 78 नंबर क्या कह रहा है? देखो, ये एक व्यक्ति के कर्तव्य की बात करता है और एक व्यक्ति के अधिकार की बात करता है। एक व्यक्ति का तो कर्तव्य है और एक व्यक्ति का क्या है? अधिकार है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य बताया गया है इसमें। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद या सरकार द्वारा लिए गए जो निर्णय होते हैं, डिसीजंस होते हैं, उनकी सूचना मांगने पर उपलब्ध करवाए। यानी कि मंत्रिपरिषद ने कोई भी निर्णय लिया है, उस निर्णय की सूचना राष्ट्रपति तक पहुंचा दे। या तो यह प्रधानमंत्री की क्या होती है? ड्यूटी होती है, ऑटोमेटिकली पहुंचानी चाहिए। जैसे मान लो सदन के अंदर 10 विधेयक प्रस्तुत किए जाने, 10 बिल आने हैं मान लो लोकसभा में, सदन शुरू होने पर यह निर्णय लिया है मंत्रिपरिषद ने। अब 10 बिल की सूचना प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वो बिना मांगे राष्ट्रपति तक पहुंचा दे। अगर नहीं भी पहुंचाए और फिर राष्ट्रपति मांग ले ऐसी सूचना, तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वो सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की सूचना किसको उपलब्ध करवाए? राष्ट्रपति को उपलब्ध करवाए। नंबर एक बात। दूसरी बात, राष्ट्रपति को भी यह अधिकार है कि वो संघ के प्रशासनिक और जितने भी विधायी कार्य हैं, सरकार द्वारा या संसद के द्वारा किए जाने वाले जितने भी कार्य हैं, उनके संबंध में वो सूचना प्राप्त करने का क्या रखता है? अधिकार रखता है। यानी कि एक तो प्रधानमंत्री का तो यह कर्तव्य है ही कि वो जितने भी मंत्रिपरिषद के निर्णय हैं उन सब की सूचना किसको दे दे? राष्ट्रपति को दे दे। और राष्ट्रपति को भी यह अधिकार है कि वो मंत्रिपरिषद या संघ या सरकार की तरफ से कोई भी प्रशासनिक या विधायी कार्यों का निर्णय लिया गया है, उसकी सूचना वो प्राप्त करने का क्या रखता है? अधिकार रखता है। तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य और राष्ट्रपति का क्या है? अधिकार है कि वो मंत्रिपरिषद के संबंध में कोई भी किसी भी प्रकार की क्या मांग सकता है? सूचना मांग सकता है। किसी भी निर्णय के संबंध में, किसी भी विधायी कार्य, संसदीय कार्य के संबंध में सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है कौन? राष्ट्रपति। एक पॉइंट और देखिए आप, जैसा मैंने अभी बताया था कि कोई भी निर्णय अगर मंत्रिपरिषद लेगी तो वो उसका सामूहिक निर्णय माना जाएगा। वो उसका क्या माना जाएगा? सामूहिक निर्णय माना जाएगा। अब अगर परिस्थिति ऐसी आ जाए, मान लो कभी कि इस मंत्रिपरिषद के किसी एक मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया, एक मंत्री ने निर्णय ले लिया और उसकी सूचना राष्ट्रपति को मिली है, और राष्ट्रपति को यह मालूम हुआ है कि वो जो निर्णय लिया है मंत्री ने, वो उसी का निर्णय है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद का सामूहिक निर्णय नहीं है, तो वो उस मंत्री को या प्रधानमंत्री को यह कह सकता है कि ये जो निर्णय आपने लिया है इसको पहले संपूर्ण मंत्रिपरिषद के सामने रखिए। अगर मंत्रिपरिषद उसको यस करती है तो ही यह निर्णय मान्य होगा। यानी कि एक अकेला मंत्री अगर कोई निर्णय लेकर कोई कार्य कर रहा है तो राष्ट्रपति उसको संपूर्ण मंत्रिपरिषद के सामने रखवाने के लिए प्रधानमंत्री को कह सकता है। और प्रधानमंत्री का अभी यह दायित्व होता है कि जो भी निर्णय की सूचना राष्ट्रपति को दे वो मंत्रिपरिषद का क्या होना चाहिए? सामूहिक निर्णय होना चाहिए। कहने का मतलब किसी एक या दो मंत्री का निर्णय नहीं होना चाहिए। तो इसी आर्टिकल 78 में एक बात और कही गई है कि यदि किसी मंत्री ने बिना मंत्रिपरिषद से विचार किए कोई निर्णय लिया है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा करेगा कि उस निर्णय को मंत्रिपरिषद में क्या रखे? विचार के लिए रखे। तो कोई भी निर्णय जो होगा वो हमेशा मंत्रिपरिषद का क्या माना जाएगा? सामूहिक निर्णय माना जाएगा। और अगर ऐसा नहीं किया गया है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा कर सकता है कि पहले वो उसको पूरी मंत्रिपरिषद के सामने रखवाए, फिर उसके बाद में उसके ऊपर आगे स्टेप उठाए, आगे कार्रवाई करे। तो ये तीन बातें इसके अंदर लिखी है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य, राष्ट्रपति का अधिकार
और लिया गया निर्णय सामूहिक रूप से सारी मंत्रिपरिषद के द्वारा लिया गया हो, ऐसी बात आर्टिकल नंबर 78 में दी हुई। किसमें? आर्टिकल नंबर 78 में। तो ये 75, 76, 77 और 78, ये 4 आर्टिकल जो अभी हमने पढ़े हैं, ये सारे प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के संबंध में, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के आपस में क्या संबंध होते हैं, उन सब के बारे में बताते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 74 भी हमने पढ़ा, वो भी मंत्रिपरिषद के राष्ट्रपति से संबंधों के बारे में ही बात करता है। तो अपने मोटे रूप से 74 से लेकर 78 तक लगातार जो बातें हैं वो सारी प्रधानमंत्री, कार्यपालिका और उसकी मंत्रिपरिषद के संबंध में। समझे बातें? तो ये चारों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। अब इस आर्टिकल के अलावा राष्ट्रपति संविधान में कुछ ऐसे पद भी है जिनके ऊपर अन्य व्यक्तियों की अपॉइंटमेंट करता है। जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की अपॉइंटमेंट की है, उन्होंने प्रधानमंत्री को नियुक्त किया है, उसी प्रकार से हमारे संविधान में कुछ ऐसे और भी पद हैं जिनके ऊपर नियुक्तियां जो हैं, अपॉइंटमेंट्स जो है, वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इनको अकॉर्डिंग टू स्टडी अपने थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, हमारी जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका, उसके सर्वोच्च स्तर के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट है और उसके नीचे राज्यों के क्या है? हाई कोर्ट है। तो राष्ट्रपति की शक्तियां हाई कोर्ट तक काम करती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति हो, चाहे राज्यों के हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, उनकी नियुक्ति हो, तो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो हमेशा किसके माध्यम से होगी? राष्ट्रपति के माध्यम से होगी। नंबर 1 बात। दूसरा देखिए, ये हमने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का एक पद पढ़ा था जिसको हमने नाम दिया था सीएजी का। किसका? सीएजी का। और मैंने बताया था आर्टिकल नंबर 148 से लेकर 151 के बीच में इसका उल्लेख मिलता है। ये भी कार्यपालिका का क्या है? सॉरी, ये भी हमारे संघ सरकार का एक क्या है? भाग है, जिसको हमने नाम दिया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी करता है। आपसे ये आर्टिकल अभी याद हो रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये सारी बातें आगे हमें एक एक करके पढ़नी है। तो अभी अगर याद हो जाए तो बेटर है, अगर नहीं भी याद हो रहे हैं तो आप इनके नाम जरूर अपने को ध्यान होने चाहिए कि राष्ट्रपति किन किन संवैधानिक पदों के ऊपर नियुक्तियां करता है। तो नियुक्तियां एक तो संबंधित हो गई कोर्ट से संबंधित, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, और एक हो गई हमारे पास नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसका नाम है सीएजी। इसके अलावा राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं वो भी किसकी तरफ से अपॉइंट होते हैं? राष्ट्रपति की तरफ से अपॉइंट होते हैं। लेकिन हमें एक चीज नहीं भूलनी है कि इन सब कार्यों के अंदर सलाह जो देता है वो कौन देती है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद देती है, सिवाय एक को छोड़कर। इन अपॉइंटमेंट्स में से सिवाय एक को छोड़कर बाकी सभी पदों के ऊपर नियुक्तियां जो होती है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही होती है। जो एक छोड़ा हुआ है वो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश। इनकी नियुक्तियों के संबंध में अभी तक कार्यपालिका कोई एडवाइस नहीं देती है राष्ट्रपति को। कहने का मतलब हमारी न्यायपालिका जो है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। उसमें जो अपॉइंटमेंट्स होती है वो सरकार या संसद के बिना किसी इंटरफेयर के होती है, लेकिन अपॉइंटमेंट कौन करता है? उनकी राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश ये बिना मंत्रिपरिषद की सलाह लिए राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है। बाकी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है वो सारी की सारी किसकी सलाह से होती है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह से होती है। और कौन से होते हैं? देखिए, संघ राज्य क्षेत्र जिनको हम यूनियन टेरिटरी बोलते हैं या केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश में वहां का शासन चलाने के लिए या तो प्रशासक होते हैं या तो उनको क्या बोलते हैं? प्रशासक बोलते हैं। जहां विधानसभाएं कार्य नहीं करती है वहां पर प्रशासक होते हैं, जहां विधानसभाएं कार्य करती है वहां पर उपराज्यपाल होते हैं। जैसे दिल्ली का उपराज्यपाल है, पुदुचेरी का उपराज्यपाल है, जम्मू एंड कश्मीर का उपराज्यपाल होगा। बाकी अदर जो हमारे पास यूनियन टेरिटरी बच गई, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, चंडीगढ़ है, कुछ भी है, वहां का कौन होता है? प्रशासक होता है। तो संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक और उपराज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके बाद में एक मुख्यमंत्री जो है उसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यहां दिल्ली लिखा है, आप दिल्ली के साथ पुदुचेरी को भी पढ़ेंगे। यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी के जो मुख्यमंत्री होते हैं, सीएम होते हैं, जैसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, तो उनकी नियुक्ति या उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो किसकी तरफ से होती है? राष्ट्रपति की तरफ से होती है। ये ध्यान रखना आप, ये स्पेशल बात है, अलग है थोड़ी।
सामान्य परंपरा से। दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार अन्य मंत्रियों की भी क्या करता है? नियुक्ति करता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो पावर प्रधानमंत्री को है अपनी मंत्रिपरिषद के गठन करने की, वही सेम पावर दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री को भी है कि वो अपनी मंत्रिपरिषद का क्या करें? गठन करें। लेकिन इसमें जो परामर्श या इसमें जो काम करेगा वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये जो नियुक्तियां होंगी ये किसके माध्यम से होंगी? राष्ट्रपति के माध्यम से होगी। ये क्लियर कट ध्यान रखना आप। एक दो बार ये प्रश्न आ भी गया है पहले कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे उसके मंत्रिपरिषद के सदस्य हो, सबकी नियुक्तियां जो है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। बाकी सब जगह जैसे राज्यों के जितने भी मंत्री होते हैं या मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। लेकिन यहां राज्यपाल वाला सीन नहीं है। यहां पर जो मेन अपॉइंट करता है वो कौन है? राष्ट्रपति। ध्यान रहेगा। तो ये ध्यान रखना। इतनी नियुक्तियां तो ये हमने देखी। और देखिए आप, चलिए, भारत के संविधान के अंतर्गत ऐसे कुछ आयोग हैं जिनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब ये जो आयोग हैं ये मूलतः हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। वैसे देश के अंदर जो वर्तमान में आयोग कार्य करते हैं, कमीशन कार्य करते हैं, ये कितने टाइप के हैं? 3 प्रकार के। एक तो ये आपके सामने नाम लिखा हुआ है संवैधानिक आयोग, यानी कि ऐसे आयोग जिनका उल्लेख हमारे संविधान के किसी आर्टिकल में हुआ है, संविधान के किसी अनुच्छेद में उनका वर्णन किया गया है। वो सारे जो कमीशन होते हैं उनको तो हम बोलते हैं क्या? संवैधानिक कमीशन। जैसे मान लो भारत का निर्वाचन आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, वित्त आयोग है, इनका उल्लेख हमारे किसी न किसी क्या है? आर्टिकल में है, किसी न किसी अनुच्छेद में है। तो इन सबको तो हम बोलते हैं संवैधानिक आयोग। दूसरे एक आयोग और होते हैं जिनको वैधानिक आयोग बोलते हैं। वैधानिक आयोग, वैधानिक आयोग वो आयोग होते हैं जिनकी स्थापना संसद द्वारा कोई विधि या कानून बनाकर की जाती है। विधि या कानून बनाकर की जाती है। जैसे मान लो राष्ट्रीय महिला आयोग है, मान लो, ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, मान लो, ठीक है, इसके अलावा मान लो कोई और है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है जैसे। तो ये वो आयोग है जो संविधान के किसी आर्टिकल में नहीं दिए गए, बल्कि संसद ने उनकी स्थापना क्या की है? कोई अधिनियम, विधि या कानून बनाकर की है। तो ऐसे आयोगों में भी राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि कुछ आयोगों की वो क्या करता है? नियुक्तियां करता है। और तीसरे जो कमीशन होते हैं उनको हम बोलते हैं कार्यकारी कमीशन। कार्यकारी, कार्यकारी का मतलब होता है ऐसे आयोग जिनकी स्थापना प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा की गई है, संसद द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा की गई है जिनकी स्थापना, ऐसे आयोगों को हम क्या बोलते हैं? कार्यकारी आयोग बोलते हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, नीति आयोग। तो नीति आयोग का गठन कोई संसद या कोई संविधान के अंतर्गत नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर कह दिया कि हम योजना आयोग की जगह क्या लाएंगे? नीति आयोग बनाएंगे, और नीति आयोग को बना दिया। तो यह कार्य सारा किसके माध्यम से हुआ? मंत्रिपरिषद के एक आदेश के माध्यम से हुआ। तो ऐसे आयोगों को हम क्या बोलते हैं? कार्यकारी आयोग बोलते हैं। तो इसके संबंध में तो राष्ट्रपति कोई नियुक्ति नहीं करता, लेकिन इनके संबंध में राष्ट्रपति जो है वो किसी न किसी पदों के ऊपर नियुक्तियां करता है। तो अब इनके बारे में अपने बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से संवैधानिक आयोग हैं जिनकी नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती। तो देखो, संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम यूपीएससी बोलते हैं, जो आईएएस के एग्जाम करवाती। आर्टिकल अभी आप याद रख सको तो ठीक है, अदरवाइज नहीं भी याद हो तो भी कोई बात नहीं, आगे अपने यूपीएससी के बारे में डिटेल में सारी बातें करनी है। संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, ये देखिए आप, अनुसूचित जाति आयोग एससी आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग एसटी आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी आयोग, और राजभाषा आयोग। ये सारे वो आयोग हैं जिनका उल्लेख संविधान के किसी न किसी किसमें किया गया? अनुच्छेद, आर्टिकल में किया गया। तो इनके अध्यक्ष और इनके सदस्य जो होंगे उनकी नियुक्तियां किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ध्यान रहेगा। सेकंड, अगर अपने देखें तो ऐसे वैधानिक आयोग कौन कौन से हैं जिनके ऊपर राष्ट्रपति नियुक्तियां करता है? महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग,
ये वो आयोग हैं जिनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन सलाह तो वही है, मंत्रिपरिषद की काम करेगी। तो इन सब के ऊपर भी नियुक्तियां करने का जो राइट है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। कुछ अन्य शक्तियां और देखिए अपॉइंटमेंट से संबंधित, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 263। राष्ट्रपति भारत में राज्यों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन करवाता है। किसका गठन करवाता है? अंतरराज्यीय परिषद का गठन करवाता है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? 263 के अंदर। हर साल इसकी मीटिंग्स होती है, राज्यों के आपसी मुद्दे जो हैं वो सहयोग और समन्वय से सुलझाए जाते हैं। राज्यों के बीच में आपस में सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए परिषद बनाई गई। इसके अलावा देखो आर्टिकल 339, राष्ट्रपति अगर चाहे तो ऐसा कोई भी एरिया जहां पर अनुसूचित जाति वर्ग या अनुसूचित जनजाति वर्ग, उसकी जनसंख्या अगर सामान्य से बहुत अधिक है या वो पूरा एरिया ही एससी या एसटी वर्ग का है, तो ऐसे क्षेत्र को राष्ट्रपति अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र घोषित कर सकता है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल नंबर 339 के अंतर्गत। और यहां का प्रशासन जो है वो स्वयं अपने हाथ में ले सकता है। ठीक है, ऐसे जो घोषित किया गया क्षेत्र होगा उसका प्रशासन स्वयं राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाएगा, या हो सकता है राष्ट्रपति अपनी तरफ से किसी प्रशासक को वहां नियुक्त कर दे। समझ में आ गया आपकी बात? यानी कि वहां की जो विधानसभा है राज्य की या संसद जो है उसके कानून वहां लागू नहीं होंगे। वहां जो नियम कायदे कानून विनियम लागू होंगे वो किसके होंगे? राष्ट्रपति के होंगे। जैसे मान लो राजस्थान के अंदर एक एरिया है टीएसपी जिसको हम बोलते हैं, ट्राइबल शेड्यूल एरिया जिसको हम बोलते हैं, तो उस एरिया के अंदर क्या है वो हमारे सामान्य क्षेत्र से अलग है बिल्कुल। उस उतने एरिया को क्या घोषित किया गया? जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया। तो ऐसे राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को जहां सामाजिक रूप से बहुत अधिक पिछड़े लोग रहते हैं उस एरिया को जनजातीय क्षेत्र घोषित करके उसका प्रशासन स्वयं अपने हाथ में ले सकता है या उसका प्रशासन अपने किसी प्रशासक के माध्यम से चलवा सकता है। फिर देखो आर्टिकल नंबर 340, यह कहता है कि हमारे समाज के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो वर्ग हैं, जिनको हम सामान्य रूप से ओबीसी वर्ग बोलते हैं, सामान्य रूप से क्या बोलते हैं? ओबीसी वर्ग बोलते हैं। तो ऐसे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशाओं को जांचने के लिए या उनके जानने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना करवा सकता है। किसकी करवा सकता है? पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना करवा सकता है। जैसे ये 3 आयोग अब तक बने हैं। एक नाम आपने सुना होगा काका कालेलकर आयोग। काका कालेलकर आयोग ये 1953-55 में गठित हुआ था। तो ये पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था। इसके बाद में एक आयोग का नाम सुना होगा आपने, बीपी मंडल आयोग। जो ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया गया था वो मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर दिया गया। इसके बाद में एक जस्टिस रोहिणी आयोग बोलते हैं, अभी 2017 में ही गठित हुआ था जस्टिस रोहिणी आयोग। ये वो आयोग हैं जो पिछड़ा वर्ग आयोग कहलाते हैं और इनका गठन जो है वो राष्ट्रपति करता है आर्टिकल नंबर 340 के अंतर्गत। किस लिए करता है? इन वर्गों की सामाजिक और शैक्षणिक रूप से दशाओं को जानने के लिए कि ये लोग समाज की मुख्य धारा से कितने आगे बढ़े, इनको और कौन से विशेष प्रावधानों की जरूरत है। तो ये इनकी रिपोर्ट्स जो है उनके आधार पर फिर सरकार जो है वो कोई ना कोई क्या करती है, इनके लिए निर्णय लेती। तो ये 263, 39 और 340 के अंतर्गत शक्तियां हैं। फिर देखो आप भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग जो है, अल्पसंख्यक वर्ग, उनके लिए भी विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। जैसे अभी हमने पढ़ा पिछड़े वर्ग आयोग के लिए, ये पिछड़े वर्गों के लिए विशेष अधिकारी या विशेष आयोग का गठन करता है। ऐसे ही भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग जो है हमारे, ठीक है, उनके लिए भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है? विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। जैसे हमारा अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अंदर पूरे देश का एक अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो उस अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जा रही है? राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है, ठीक है। ये हम देखते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है वो खुद जो होता है वो केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं उन सब का चांसलर जो होता है वो कौन होता है?
राष्ट्रपति खुद होता है, लेकिन हर एक यूनिवर्सिटी का अपना एक वाइस चांसलर और होता है, उप कुलपति या कुलपति बोलते हैं अपने इसको। ये कुलाधिपति है और ये क्या है, कुलपति। तो जितनी भी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जैसे मान लो राजस्थान के अंदर अजमेर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी काम करती है, तो अजमेर वाली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हमारी, उसका जो वीसी होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है, बल्कि उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। क्यों करता है, क्योंकि वो एक कैसी विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति जो है ये भी किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और लास्ट एक अपने और देखने, विदेशों में भारत के जहां जहां दूतावास बने हुए हैं, उन दूतावासों में काम करने वाले भारतीय राजदूत, चाहे हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त, इनकी नियुक्ति जो है वो भी किसके माध्यम से होती है, राष्ट्रपति के माध्यम से होती है। तो बहुत सारी नियुक्तियां जो है वो राष्ट्रपति अपने आप में करता है। पहली नियुक्ति हमने पढ़ी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के संबंध में, आर्टिकल नंबर 75 में। फिर हमने महान्यायवादी की नियुक्ति के संबंध में बात की थी, आर्टिकल नंबर 76 के अंदर। इसके बाद में कुछ अन्य संवैधानिक अधिकारी, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती। तो इसमें हमने कोर्ट के पढ़े, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश पढ़े हमने। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, सीएजी, ठीक है, राज्यपाल, उपराज्यपाल और इसके अलावा प्रशासक, इनकी नियुक्ति भी किसके माध्यम से होती है, राष्ट्रपति के माध्यम से होती है। फिर मैंने बताया दिल्ली और पुदुचेरी, इनके जो मुख्यमंत्री होते हैं और इनके जो मंत्री होते हैं, उनकी नियुक्ति भी किसके माध्यम से होती है, राष्ट्रपति के माध्यम से होती है। तो ये कुछ अन्य नियुक्तियां थी। फिर हमने पढ़े कुछ आयोग जिनके ऊपर नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आयोग में हमने दो टाइप के आयोग देखे। एक कौन से, संवैधानिक आयोग, जैसे यूपीएससी है मान लो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है हमारा, फाइनेंस कमीशन है हमारा, वित्त आयोग जिसको हमने बोला, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है हमारा, अनुसूचित जनजाति आयोग है हमारा, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है हमारा। इन सब संवैधानिक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। फिर हमने देखा कुछ हमारे वैधानिक आयोग हैं जो कानून द्वारा स्थापित किए गए, संसद द्वारा स्थापित किए गए, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग है मान लो, अल्पसंख्यक आयोग है मान लो, मानवाधिकार आयोग है, सतर्कता आयोग है, ठीक है। ये टोटल आयोग ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति जो है वो वैधानिक आयोग के रूप में कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और इसके अलावा हमने देखा कि कुछ अन्य शक्तियां जो है वो भी राष्ट्रपति के पास प्राप्त हैं, जिनको हमने अलग अलग पार्ट में डिस्कस किया, ठीक है। तो ये सारी शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति के अपॉइंटमेंट से संबंधित शक्तियां हैं। कार्यपालिका शक्तियों में हम इनको काउंट करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और उसकी सलाह के अनुसार नियुक्तियां करता है, सिवाय एक को छोड़कर, किसको, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, ठीक है। चलिए एक लास्ट पॉइंट अपने और पढ़ लेते हैं। नियुक्ति करने के साथ साथ राष्ट्रपति को कुछ संवैधानिक पदाधिकारियों को उनके पद से हटाने की शक्ति भी प्राप्त है। किसकी शक्ति प्राप्त है, पद से हटाने की। पद से हटाएगा कैसे, तो कुछ तो ऐसे पद हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर काम करते हैं, जिनके बारे में मैंने बताया बिना किसी कारण के इनको हटा सकता है राष्ट्रपति, बिना कारण बताए हटाया जा सकता है इनको। तो इसमें मैंने अभी बताया था केंद्र सरकार के मंत्री इसमें शामिल होते हैं। महान्यायवादी जो है ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है पद पर। जैसे ही सरकार बदलेगी, नया प्रधानमंत्री बनेगा, नया महान्यायवादी नियुक्त होगा, तो राष्ट्रपति तुरंत उसको क्या कर देगा, हटा देगा। राज्यों के जितने भी राज्यपाल होते हैं, इनकी नियुक्तियां जो होती है वो भी कब तक रहती है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और लास्ट में दिल्ली और पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री और मंत्री होते हैं, इनकी जो नियुक्तियां रहती है वो भी किसके अधीन रहती है, राष्ट्रपति के अधीन रहती है। तो ये वो पद हैं जो राष्ट्रपति के क्या रहते हैं, प्रसाद पर्यंत पद पर कार्य करते हैं। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनको राष्ट्रपति अकेले नहीं हटा सकता, बल्कि उसके लिए पहले संसद से समावेदन या रिपोर्ट आनी जरूरी होती है। संसद की रिपोर्ट के आधार पर उनको हटाया जा सकता है, यानी कि इनमें हटाने की जो सिफारिश करती है वो कौन करती है, संसद करती है। तो ऐसे पद बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, सामान्य रूप से इनको नहीं हटाया जा सकता, इसके लिए बड़ी विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। तो ऐसे हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, और दूसरे कौन से, हाई कोर्ट के न्यायाधीश।
इनको राष्ट्रपति सामान्य प्रक्रिया से नहीं हटा सकता जब तक कि संसद की समावेदन या रिपोर्ट उसके पास नहीं है। और कौन है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सीएजी। भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो अध्यक्ष है, जो एक ही होता है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसको भी राष्ट्रपति संसद के समावेदन के आधार पर ही हटा सकता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राज्य निर्वाचन आयुक्त। देखो, ये राज्य के अंदर काम करेगा, निर्वाचन से संबंधित कार्य करेगा। इसकी जितनी भी नियुक्तियां होती है वो राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में नियुक्तियां करने का अधिकार किसका है? राज्यपाल का है। लेकिन राज्यपाल को इनके पद से हटाने की पावर नहीं है राज्यपाल के पास। तो ये अक्सर अपने राज्य शब्द, क्योंकि राष्ट्रपति की अधिकांश शक्तियां जो है वो संघ के संबंध में है। ये एक ऐसी शक्ति भी हम पढ़ रहे हैं जो किसके संबंध में? राज्य के संबंध में। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है उसको भी अगर पद से हटाना है तो राष्ट्रपति हटाएगा उसको, लेकिन किसके समावेदन से हटाएगा? संसद के समावेदन से हटाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना है। और लास्ट अपने इसमें एक और देखते हैं, कुछ ऐसे पद भी होते हैं जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का समावेदन आएगा तब वो हटेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर या जांच के आधार पर राष्ट्रपति इनको पद से हटाता है। ना तो संसद हटवाती है, ना राष्ट्रपति स्वयं हटाता है, ना कोई प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद हटाती है। उसमें जो जांच की जाती है वो किसके माध्यम से होती है? सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होती है। और सुप्रीम कोर्ट अगर अपनी जांच रिपोर्ट में उनको दोषी पा लेता है तो फिर राष्ट्रपति उनको हटाता है। तो ऐसे पद कौन से होते हैं? यूपीएससी देखो आप, संघ लोक सेवा आयोग। कुछ राज्यों के अंदर ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होते हैं, जैसे मान लो पंजाब और हरियाणा का एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, मान लो जैसे अपनी आरपीएससी है, वैसे 2 या 2 से अधिक राज्यों का संयुक्त लोक सेवा आयोग भी हो सकता है। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनको हटाने का अधिकार भी राज्यपाल का, राष्ट्रपति का होता है। और अब फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, मतलब आरपीएससी का अगर अध्यक्ष या सदस्य को हटाना हो तो वो हमारी विधानसभा या राज्यपाल के हाथ में बात नहीं है। उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा और हटाने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये ध्यान रखना आप। राज्य का निर्वाचन आयुक्त और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, इनकी नियुक्तियां राज्यपाल के माध्यम से होती है, लेकिन इनको हटाने की पावर जो है वो किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, एससी आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनको, और एसटी आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनको। तो ये 5 चीजें हो गई अपने पास, एससी कमीशन, एसटी कमीशन। इनको हटाने की जो पावर है वो राष्ट्रपति की है, लेकिन संसद के समावेदन के आधार पर नहीं हटाएगा, बल्कि किसके समावेदन के आधार पर हटाएगा? सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर। अब इसके आधार क्या हो सकते हैं वो तो हम आगे बात करेंगे, अभी तो सिर्फ हम नियुक्ति और हटाने की बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति को अपने पद से हटाने के संबंध में 3 प्रकार की शक्तियां हैं। एक तो वो शक्तियां जो राष्ट्रपति के खुद के हाथ में प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। दूसरी शक्तियां वो होगी जो संसद के समावेदन के आधार पर हटाए जाएंगे, जिसमें हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सीएजी और निर्वाचन आयुक्त। और थर्ड हमारे पास जो होंगी वो कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट के समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति कुछ पदों के ऊपर व्यक्तियों को क्या कर सकता है? हटा सकता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो अपना राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है। पूरी डिटेल में अपने बात कर दी है, ऐसा कोई पॉइंट इसमें छूटा नहीं जो अपने किसी प्रश्न को हल होने से रोक दे। ठीक है, तो इसको कंप्लीटली डिटेल में एक बार फिर पढ़ना, इसके एमसीक्यू करेंगे अपने, उसमें कुछ और प्रैक्टिस करेंगे इनके संबंध में। कल अपने अगले वीडियो लेक्चर में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।